जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमए वाला पर। आज आप सीखेंगे इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास की शाखाएं क्या हैं, पुरातत्व क्या है, पुरातत्व की विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध क्या है और कई ऐसे अन सुने हुए तथ्यों पर आप इतिहास के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास किन किन शब्दांशों से मिलकर बना है। तो इतिहास इति है और अस इन तीन शब्दांशों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा वास्तव में हुआ था। या आप कह सकते हैं इतिहास दो शब्दों इति और हास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। या इसको और सिंपलेस्ट वे में कहें तो इति का मतलब होता है इस प्रकार या ऐसा हुआ। हास मीन्स घटना, बीती हुई घटना ही इतिहास है, बीती हुई घटना ही इतिहास है। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा वास्तव में हुआ था या बीती हुई घटना, यानी बीती हुई घटना ही इतिहास है। तो अब बात करते हैं जो हिस्ट्री वर्ड है ये कहाँ से आया, क्या अर्थ रखता है ये। तो जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से उत्पन्न हुआ है। जो हिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मतलब यूनान का एक शब्द, यूनानी भाषा का एक शब्द है क्या? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से भी उत्पन्न है कौन शब्द? हिस्ट्री शब्द, जिसका अर्थ क्या है? खोज या छानबीन करना। यानी कि जो हिस्ट्री वर्ड है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से उत्पन्न है, अर्थात वहीं से लिया गया है, जिसका अर्थ खोज या छानबीन करना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के बाद प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही हिस्टोरिया का मतलब है। यानी कि हिस्टोरिया का मतलब क्या होगा? जांच पड़ताल के बाद प्राप्त किया हुआ ज्ञान। तो इस प्रकार इतिहास का यही अर्थ होता है। इतिहास क्या है? इतिहास वह साक्ष्य या विषय है जिसमें हमें खोज या छानबीन करने के बाद या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही क्या है? इतिहास है। अब बात करते हैं इतिहास की जनक कौन है। तो इतिहास के जो जनक हैं, या इसे हम कह सकते हैं विश्व इतिहास के जनक। क्योंकि विश्व इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम विश्व इतिहास के जनक के बारे में भी जानेंगे और भारतीय इतिहास के जनक कौन है इसके भी बारे में हम जानेंगे। तो हिस्ट्री के जनक अर्थात इतिहास के जनक कौन है? तो ये हैं हेरोडोटस या हेरोडोट्स कह सकते हैं इन्हें, हेरोडोट्स ही कहिए, ये उचित रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ इनको देख सकते हैं, ये हैं हेरोडोट्स। इस शख्स को आप गौर से देखिएगा। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा को शुरू किया। ये यूनान के एक दार्शनिक थे, यूनान के ये यात्री भी थे, ये देश विदेश में जाकर यात्राएं करते थे और ये इतिहास लेखन प्रारंभ किए। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, हिस्ट्री पुस्तक लिखी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेगास्थनीज है। ये कौन है? मेगास्थनीज है। इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लोग भारतीय इतिहास के जनक को मेगास्थनीज के नाम से जानते हैं कि मेगास्थनीज है भारतीय इतिहास के जनक है। लेकिन भारतीयों के अनुसार, भारतीयता के संदर्भ में भारत के लोगों के अनुसार भारतीय इतिहास के जनक कौन है? कल्हड़। कल्हड़ वही हैं जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की और अपने इस रचना में उन्होंने कश्मीर के राजाओं का विशद वर्णन किया है। तो इस प्रकार भारतीयों के अनुसार भारतीय इतिहास के जनक कौन है? कल्हड़ है, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये ग्रंथ की रचना किसने की। तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। हेरोडोट्स की रचना क्या है? हिस्टोरीज या हिस्टोरीज कह लीजिए। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। मेगास्थनीज की रचना क्या है? इंडिका है। और कल्हड़ की रचना क्या है? राजतरंगिणी। तो याद रखिएगा, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका और इसके बाद हेरोडोट्स की रचना है हिस्टोरीज। ये तीन ग्रंथ और उनके रचनाकारों के नाम आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं
इतिहास के डिफिनेशन के बारे में। इतिहास का डिफिनेशन आखिर है क्या? तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री इज द स्टडी, इतिहास अध्ययन होता है किसका? ऑफ पास्ट इवेंट्स, भूतकाल की घटनाओं का। अर्थात भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। तो आइए इतिहास के कुछ और डिफिनेशन को हम देख लेते हैं। इतिहास के संबंध में एक तथ्य है, वो ये है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास स्वयं को दोहराती है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार तो घटना हुई जिसको हम इतिहास कहते हैं, और फिर जब हम पढ़ते हैं तो उन्हीं घटनाओं को हम ओरल यानी मौखिक रूप में उसको दर्शाते हैं, वैसी धारणा बनाते हैं। तो इसलिए ये वर्ड आया है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है। अब इतिहास की परिभाषा को व्यापक रूप में और भी आप देख सकते हैं। इतिहास वह विज्ञान है जो मानव जीवन के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और प्रमाणिक अध्ययन करता है। यानी इतिहास क्या है? इतिहास वह विज्ञान है जो मानव जीवन के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से और प्रमाणिक रूप से अध्ययन करता है। यानी इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास को आप हल्के में न लीजिए। इतिहास लेकर ये ना समझिए कि आप बहुत ही खराब सब्जेक्ट चुन लिए हैं। इतिहास एक प्रकार का विज्ञान है। आप जैसे जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे, पीजी करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इतिहास एक विज्ञान है। तो इसलिए हम डिफिनेशन में आपको यहाँ बता ही रहे हैं कि इतिहास एक विज्ञान है जो हमें अतीत की घटनाओं का, पास्ट इवेंट्स का कालक्रमिक रूप से अध्ययन कराता है, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कराता है। अब जानते हैं इतिहास है और क्या? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। अर्थात इसको संक्षेप में ऐसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक घटना, यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में उसका पूरा विवरण, आदि घटनाओं का विवरण ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाता है। लेकिन वो सभी घटनाएं कालक्रमिक रूप से हों, सीरीज में हों। तो इस प्रकार है इतिहास वह साक्ष्य है। इसको और सबसे सिंपलेस्ट रूप में कह सकते हैं, इतिहास वह साक्ष्य है जिसके द्वारा हम वर्तमान में रहकर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। मतलब ये है कि इतिहास एक साक्ष्य है, इतिहास एक एविडेंस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? वर्तमान में रह करके अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। इतिहास एक विषय है, इतिहास एक साक्ष्य है जिसके द्वारा हम वर्तमान में रहकर अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन रहते हो तो वर्तमान में है, लेकिन बात किसकी करते हैं? अतीत की घटनाओं का। तो इस प्रकार है। अब हम कह सकते हैं इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का सिलसिला नहीं है। इतिहास सिर्फ तारीख और घटना का सिलसिला नहीं है। इतिहास इंसान की संघर्ष और संस्कृति की कहानी है। इतिहास केवल तारीख और घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ये मनुष्य की, मानव सभ्यता के विकास की, संघर्ष की, सोच और संस्कृति की कहानी है। तो इस प्रकार शायद आपको इतिहास क्या है समझ में आ चुका होगा। तो हम बात करते हैं एक समरी के रूप में इतिहास क्या है। तो इतिहास वह साक्ष्य है जिसके द्वारा हम वर्तमान में रहकर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। इतिहास तारीखों और घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ये मानव समाज की, मानव की सोच, संघर्ष की कहानी है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान अध्ययन की एक विधा है, यानी इतिहास की एक विधा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी में गड़ी सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी में छिपी हुई, दबी हुई संस्कृतियों का और घटनाओं का जो भी अंदर समा गया है उसका अध्ययन किया जाता है पुरातत्व विज्ञान में। पुरातत्व एक अध्ययन की विधा है जो पुराने काल की पृथ्वी में गड़ी सामग्रियों को उजागर करता है। पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें अतीत के गर्भ में छुपे हुए सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है, विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व क्या है? पुरातन वस्तुओं के अध्ययन करने की विधा, यानी कि इस इतिहास की इस शाखा में हम प्राचीन वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं। पुरातत्व शब्द को अंग्रेजी में हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी शब्द दो शब्द समूहों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है आर्कियोज, जिसका अर्थ होता है पुरातन, और दूसरा शब्द है लोगोज, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार आर्कियोलॉजी का शब्द पुरातन ज्ञान से है। भारतीय पुरातत्व के जो जनक है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और आइए जानते हैं पुरातत्व की विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है। तो पुरातत्व चूंकि एक विज्ञान की एक शाखा है कह सकते हैं, तो पुरातत्व का संबंध भौतिकी से है, पुरातत्व का संबंध रसायन विज्ञान से है, और पुरातत्व का संबंध वनस्पति विज्ञान से है, और पुरातत्व का संबंध प्राणी विज्ञान से है। जैसा कि आप देख सकते हैं पुरातत्व विज्ञान भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के पार्ट, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। तो इस प्रकार इतिहास के अध्ययन के लिए हम वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इतिहास क्या है? इतिहास एक विज्ञान है जो हमें भूतकाल की घटनाओं का के बारे में जानकारी देता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब बात करते हैं इतिहास पढ़ना आखिर जरूरी क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ा क्यों जाए। ठीक, तो इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास हमें हमारा वजूद बताता है। इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का विषय नहीं है, यह मानव सभ्यता और संस्कृति की विकास यात्रा है। मतलब इतिहास को हम केवल तारीख और युद्धों के बारे तक सीमित न रखें, ये क्या है? मानव सभ्यता और उसके संस्कृति की विकास यात्रा है। मानव किस प्रकार जंगलों से निकलकर नदियों के किनारे बसा और नदियों के किनारे से होते हुए आज के इस आधुनिक और साइंटिफिक इरा में यानी युग में आया, ये विकास यात्रा कौन बताता है? हमें इतिहास बताता है। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना जरूरी है। बात करते हैं इतिहास क्या करता है। इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हमारी जड़ कहाँ है? हमारी जड़ कहाँ है? उन जड़ों से हमको मिलाता है, समाज को समझने की दृष्टि प्रदान करता है। समाज को समझें ये आईना दिखाता है कौन? इतिहास। हमारा कौन दुश्मन था हमारे दादा परदादा के समय, ये हमें कौन बताएगा? इतिहास बताता है। हमारे देश का कौन दुश्मन था, कौन हमारे देश के लिए घातक था, कौन हमारे देश के लिए हितकारी था, ये हमें कौन बताता है? इतिहास बताता है। इस प्रकार इतिहास हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और समाज को समझने के लिए आईना दृष्टि प्रदान करता है। अब बात करते हैं इतिहास और क्यों जरूरी है। तो ज्ञान वृद्धि के लिए, अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो इतिहास को जानिए। आपको अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, अच्छे बुरे के बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छे से उनकी अच्छाई सीखिएगा, बुरे से उनकी बुराई मत सीखिएगा। सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए इतिहास जरूरी है। तो सोचने की क्षमता और ज्ञान की वृद्धि के लिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि द मोर यू रीड द मोर यू नो। जितना आप ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आप जानते हैं। अब बात करते हैं पहचान और संस्कृति की जानकारी के लिए इतिहास पढ़ना आवश्यक है। यदि आप की पहचान बढ़े, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, तो आपको इतिहास पढ़ना जरूरी है। कुछ लोगों का मानना ये होगा कि इतिहास से पहचान क्या बनती है? इतिहास से पहचान बनती है बस बनाने वाला सक्रिय चाहिए। इतिहास से पहचान कैसे बनेगी? आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो प्राचीन परंपराओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में काम करते हैं और वो फेमस भी हैं। जैसे बाबा रामदेव के बारे में बात कर लेते हैं, वो योग को प्रमोट करते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। तो इतिहास को लेकर वो चलते हैं। तो इतिहास की और प्राचीन सभ्यताओं को लेकर, प्राचीन संस्कृतियों को लेकर वो आगे बढ़े हैं, इस कारण वो फेमस हैं और जन जन में वो बसे हुए हैं कि हृदय में विराजमान है। क्यों? क्योंकि योग को सिखाते हैं, नैतिकता का प्रचार प्रसार करते हैं और भारतीय संस्कृति को भारत के हर कोने कोने तक ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार इतिहास हमें हमारी पहचान को बनाने में मदद करता है और संस्कृति की जानकारी देता है। इतिहास से हमें संस्कृति की जानकारी मिलती है। नहीं तो यदि इतिहास न होता तो प्राचीन घटनाएं कैसे हुई, हमारा भारत विश्वगुरु कब था, हमारा भारत अखंड कब था,
अंग्रेजों ने हमें कब लूटा, क्यों लूटा, कैसे लूटा और कब तक लूटा, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? इतिहास से मिलेगी। इसलिए हमारी पहचान और संस्कृति की जानकारी के लिए हमें इतिहास को पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं, जो सभी का आज उद्देश्य ही बना हुआ है कि हम कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करें और सैलरी अच्छा खासा पाएं और बेहतर जीवन हम जिएं। तो ऐसा करने के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करना होगा और आपको पता ही होगा जेईई और नीट की परीक्षा को छोड़कर बाकी लगभग जितने भी परीक्षाएं होंगे उन सभी परीक्षाओं में इतिहास एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। क्योंकि इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, विश्व इतिहास, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 10 से 20 लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा यदि आप क्रैक करें तो आपको इतिहास का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। जैसे एसएससी, पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इत्यादि एग्जाम में आपको इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा इतिहास हमें जरूरी क्यों है। बिना इतिहास के हम इतिहास रच ही नहीं सकते हैं। अगर कोई इतिहास बना रहा है तो उसे अपना इतिहास पता होगा, क्योंकि यदि कोई अमीर बना है तो कभी गरीब रहा होगा, तो गरीब रहा होगा तो क्यों गरीब था ये जाना होगा और उन चीज़ों को हटाया होगा, फिर वो अमीर बना होगा। आप अपना इतिहास देख लीजिए, यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो यदि आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार आप अपने अतीत की गलतियों को समझकर आप आगे बढ़ सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर आते हैं और हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की शाखाएं क्या क्या हैं। हम बात करते हैं इतिहास की शाखाएं क्या क्या हैं। क्या आपको पता है इतिहास की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो आइए जानते हैं। इतिहास की शाखाओं में सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री। ये क्या होता है? सामाजिक इतिहास के द्वारा हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है, सोसाइटी कैसी थी इसके बारे में जानकारी कौन देगा? सामाजिक इतिहास। आर्थिक इतिहास के क्या है? आर्थिक इतिहास के द्वारा हमें उस समय की आर्थिक गतिविधियों का, व्यापार कैसे करते थे, क्या बेचते थे, क्या उगाते थे और आमदनी कैसे होती थी, ये सभी किसके द्वारा पता चलेगा हमें? आर्थिक इतिहास के द्वारा। सांस्कृतिक इतिहास क्या है? उनकी कल्चर कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, धर्म, दर्शन, ये सभी आचार विचार व्यवहार किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और अभी लास्ट टॉपिक हमारा संस्कृति और सभ्यता पर ही है, तो आप पेशेंस रखिए, हम टॉपिक को कवर करेंगे। और बात करते हैं नेक्स्ट आपका है राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास में आप जानेंगे या आप इससे सीखेंगे कि जो गांव या जो प्रदेश या जो प्रांत या जो देश रहा होगा उसमें कौन सा नियम कानून था, लोग कैसे किन नियमों के अंतर्गत बंधे हुए थे, शासन प्रणाली क्या थी, ये हमें राजनीतिक इतिहास से पता चलता है। और नेक्स्ट है आपका बौद्धिक या वैज्ञानिक इतिहास। इस इतिहास के द्वारा यानी कि बौद्धिक और वैज्ञानिक इतिहास के द्वारा आप जानते हैं कि आपके पूर्वज का दिमाग कैसा था, उन्होंने किया क्या, क्या ऐसे वो लोग क्या आविष्कार किए जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। तो इसके द्वारा हम सीखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं सर सीवी रमन का आप नाम सुने होंगे। वो भारत के एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने एशिया का पहला, एशिया महाद्वीप है तो एशिया महाद्वीप में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला रमन इफेक्ट के लिए। इसलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको आप नोट रखिएगा। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर इतिहास है तो इतिहास की जानकारी कहीं से मिलती है, तो अब जानिए कहाँ से मिलती है। तो बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य। इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? साहित्यिक साक्ष्य से मिलती है, यानी कि जो लिखित रचनाएं होती है, जो लिखित सामग्री होती है। कौन सी सामग्री? लिखित सामग्री। जैसे वेद पुराण ग्रंथ या अभिलेख जिस पर कुछ खुदा होता है, वो खुदा भगवान वाला खुदा नहीं, जिस पर कुछ उत्कीर्ण होता है छेद कर करके पत्थरों में, वो
तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या आते हैं, लिखित सामग्री जो होती है वो आती है आपका वेद, पुराण, ये सभी उसमें आ जाएंगे। क्लियर हो। और नेक्स्ट आपका है विदेशी विवरण। जो विदेशी यात्री भारत आए थे, भारत के बारे में अलग अलग विदेशी लोगों ने, यात्रियों ने क्या क्या लिखा, उनके उस रचनाओं से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं इंडिका। इंडिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको अभी मैंने पढ़ाया है इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका ग्रंथ में मेगास्थनीज ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं किसके शासनकाल में और किसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में लिखा है? तो आप इसको याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का एक यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ब्रांड एम्बेसडर यानी राजदूत बनकर आया था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में विशद वर्णन किया हुआ है। आप इसको याद रखिएगा और एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, यानी कि खुदाई से जो चीजें मिलती हैं, पुरातत्व विज्ञान द्वारा, पुरातत्व एक अध्ययन की जो विधा है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है? अभिलेख से। मुद्रा, औजार, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला है। इन सभी तथ्यों से, यानी अभिलेख, मुद्रा, औजार, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला, इन सब के द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि इन सभी जो वर्ड लिखे गए हैं, ये अभिलेख किसी ने खुदवाया होगा तो उसका वर्णन होगा। मुद्रा, अगर कोई मुद्रा चलवाया तो राजाओं का नाम अंकित होता है, राजाओं का छवि अंकित होता है। औजार किस काल के थे पता चलता है। स्मारक कोई बनवाएगा तो किसी के नाम से बनवाएगा तो वहाँ से इतिहास की जानकारी मिलेगी। और भवन बनेगा तो अभी ये क्लियर होता है कि उस पर छाप बनाए जाते हैं किस राजा ने बनवाया। और मूर्तियों में तो आपको क्लियर ही है किसकी मूर्ति, किस देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। और चित्रकला में उस समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी दर्शाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इसे भी किसके अंतर्गत आते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो वर्गीकरण हुआ है साहित्यिक, विदेशी और पुरातात्विक, इन तीनों को हम इन तीनों के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इसका वर्गीकरण ऐसे भी हो जाएगा और इसी को ऐसे नहीं डिवाइड करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और ये किस रूप में होगा? पहला भौतिक स्रोत। भौतिक स्रोत में क्या क्या आएंगे? औजार, मूर्तियां, सिक्के और भवन, ये सभी भौतिक स्रोत में आ जाएंगी और इन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और हम बात करते हैं लिखित स्रोत में, जैसे कि आपने देखा साहित्यिक साक्ष्य, तो साहित्यिक साक्ष्य क्या लिखित स्रोत है? तो शिलालेख, ताम्रपत्र और धार्मिक ग्रंथ, इन सारी चीजों में जो कुछ लिखा होगा, जो तथ्य लिखा होगा, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम बात करते हैं धार्मिक ग्रंथ में आपके वेद हैं, 4 वेद हैं, आपको पता ही होगा। इसके बारे में डिटेल हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा समझते हैं। धार्मिक ग्रंथ है तो वेद होगा, तो वेद में बहुत सारी घटनाओं का, वैदिक मंत्रों का, वैदिक रीति रिवाजों का पूरा वर्णन है। शिलालेख पर उस राजा के कालखंड और घटनाओं का कुछ न कुछ विवरण खुदा होता है, लिखा होता है। तो इस प्रकार लिखित स्रोत के अंतर्गत ये सब आते हैं। और लास्ट में आपका आता है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत क्या है? कि ऐसी कथा कहानी के माध्यम से लोगों को, अगली पीढ़ियों को जानकारी बताया जाए तो वह लिखित नहीं बल्कि मौखिक स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे लोक कथाएं, जो कथा कही जाती है वो लोक कथा, गीत आप जानते ही होंगे, और दंत कथाएं जो परियों की कहानियाँ इत्यादि कहानियाँ हैं। काल्पनिक कहानियाँ जो मौखिक आप छोटे रहे होंगे तो अपनी दादी से, पापा से, मम्मी, नानी, पापा सभी से, मतलब अपने से बड़े जो होंगे, आपसे बड़े जो होंगे, उनसे आप जो सीखे होंगे बचपन में कहानियाँ, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी? वो भी इतिहास के एक पार्ट है, इतिहास के स्रोत हैं। लेकिन वो कौन से स्रोत हैं? तो आप याद रखिएगा मौखिक स्रोत हैं, जिसे सुन करके लोगों तक, आने वाली भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया गया। तो आइए हम बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं इतिहास के कालखंड। इतिहास को डिवाइड किया गया है, लेकिन किस आधार पर? इतिहास का वर्गीकरण हुआ है, लेकिन
पत्थरों के आधार पर और धातुएं मिली इस आधार पर भी, लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल कि पुरातात्विक स्रोत मिला है, पढ़ा गया है कि नहीं पढ़ा गया है, इस आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? यह वह काल होता है, इतिहास का वह कालखंड जिसका न तो कोई लिखित प्रमाण मिला है और न ही उसको पढ़ा जा सका है। इसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है? पाषाण काल वाला, यानी कि पाषाण काल को ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसका न तो लिखित साक्ष्य मिला है और न मिला ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कहाँ से। अब जो है प्रागैतिहासिक काल का जो समयावधि है वो 20 लाख BCE से 2500 BCE है। अब बात करते हैं BCE क्या है। तो BCE का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट इरा, यानी कि ईसा पूर्व वाला युग, यानी कि शॉर्टकट में BCE लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का काल क्या था? आपका प्रागैतिहासिक काल था, क्योंकि इसके बारे में न तो लिखित सामग्री प्राप्त है और न इसको पढ़ा जा सका है। जब है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये क्या होता है? यह वह काल है, इतिहास का वह कालखंड जिसका हमें लिखित स्रोत मिला है, लिखित प्रमाण मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर? इसका पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या है? तो 2500 BC से लेकर 600 BCE या शॉर्टकट में BC कह सकते हैं, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल विश्व इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में 2 काल आते हैं। क्या क्या 2 काल आते हैं? तो आइए देखते हैं। इसमें 2 आते हैं, एक आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आता है आपका वैदिक काल, जो कि अभी नीचे हम वर्णन कर रहे हैं उसका, तो आप केवल धैर्य रखिए, भी आगे चलते हैं। तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। ये कौन सा काल है? तो इतिहास का वह कालखंड जिसका तो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है और उसको पढ़ा भी जा सका है, लेकिन वह इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित प्रमाण भी मिला है और उसको पढ़ा भी जा सका है, वह कहलाएगा आपका ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की जो समयावधि है वो है आपका 600 BCE से लेकर 1950 या 1964 AD तक। 600 BCE यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1950 या 1964 AD यानी एनो डोमिनी ईस्वी तक। ये 1950 तक कुछ विद्वान मानते हैं, इतिहासकार, कुछ इतिहासकार इसे 1964 कहते हैं। और यहाँ पर जो 2500 BC हम लिखे हैं, यहाँ पर 3000 भी कुछ इतिहासकारों का मानना है। इतिहासकारों में खुद ही मतभेद है, तो इस प्रकार थोड़ा याद रखिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में तो लगभग नहीं ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वह ऐसा कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको पढ़ा भी जा सका है, वह है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की समयावधि है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1950 या 1964 ईस्वी सन तक। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसी को हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल। तो क्वेश्चन हो सकता है प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का ही केवल प्रयोग होता था, इसलिए उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्लियर? पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? 20 लाख BCE से लेकर 9000 BCE तक। और आपका जो मध्य पाषाण काल है वो है आपका 9000 BCE से लेकर के 4000 BCE तक है। और आपका जो नवपाषाण काल है 4000 BCE से लेकर के 2500 BCE तक है। अर्थात जब सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ हुआ उस तक का नवपाषाण काल चला था। तो शायद आपको अब पाषाण काल का काल विभाजन या कालखंड टाइम पीरियड आपको पता हो गया होगा। आप इसको ये कालखंड आप तैयार रखिएगा। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा काल जिसका लिखित प्रमाण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें 2 आते हैं, 2 काल आता है। एक आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता शॉर्टकट में है इसका नाम IVC। तो IVC का फुल फॉर्म क्या है? यह है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक चला था, यानी कि BC बिफोर क्राइस्ट ईरा। 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक चलने वाला इतिहास का कालखंड
सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे निवास करती थी। और ये कहाँ निवास करती थी? बस अपने देश में। अब बात करते हैं, दूसरा है वैदिक काल, यानी कि वैदिक पीरियड। ये क्या है? वेदों का काल है, जब वेदों की रचना हुई थी तब का काल है, ऋषि मुनियों का काल है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल विश्व इतिहास में या भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो आज का ये आपका कालखंड काफी भयंकर कालखंड चला आपका, आप इसको अच्छे ढंग से तैयार रखिएगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल जैसा कि आपको पता है, इसका लिखित प्रमाण मिला है और पढ़ा भी जा सका है। तो इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन इतिहास, ये भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में है। प्राचीन इतिहास क्या है? प्राचीन इतिहास 600 BC से लेकर 712 AD तक का काल प्राचीन इतिहास का काल कहलाता है। यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी सन तक, यानी एनो डोमनी तक का काल क्या है? आपका प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में ही आप पढ़ेंगे महाजनपद, और महाजनपद में किस प्रकार लौह उत्पादन हुआ, धातुएं खोजी गई, और किस प्रकार मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी जानकारियां आप पढ़ेंगे। कुषाणों का पूरा अध्ययन करेंगे आप प्राचीन इतिहास में। अब बात करते हैं, यही वो प्राचीन इतिहास है, यही वो प्राचीन इतिहास है, यही वो कालखंड जिसमें हमारा भारत अखंड था। यही वो काल है प्राचीन इतिहास जिसमें हमारा भारत विश्व गुरु था। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये मध्यकालीन इतिहास क्या है? इस इतिहास से हमें, मध्यकालीन इतिहास का कालखंड 712 AD से 1707 AD तक है। और मध्यकालीन इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है कि किस प्रकार मुगल भारत में आए, विदेशी आक्रांता भारत में आए, भारतीयों को कैसे लूटे, कैसे राजाओं को पराजित करके भारतीयों पर अपना कब्जा दबदबा बनाए। और यही वो काल है जब भारत में अंग्रेज धीरे धीरे आना शुरू किए। डच, फ्रांसीसी, ये सभी कंपनियां आई, पुर्तगाली लोग आए और भारत को लूटे और अंत में तबाह करके चले गए। ये कहाँ सीखेंगे आप? मध्यकालीन इतिहास से आप सीखेंगे। मध्यकालीन इतिहास में भारत की बर्बादी का इतिहास है। मध्यकालीन में भारत की बर्बादी का इतिहास है। और प्राचीन इतिहास से क्या जानकारी मिलेगी? भारत के गौरवशाली गाथा का इतिहास। भारत की गौरवशाली गाथा आपको प्राचीन इतिहास से मिलेगी। भारत की बर्बादी का इतिहास हमें मध्यकालीन में मिलेगा। किस प्रकार मुगल आए, भारतीयों को लूटा, अंग्रेज आए लूटे, पुर्तगाली, डच कंपनियां आई लूट कर माल खूब कमाकर यहाँ से दफा हो गए। ये इतिहास कहाँ से मिलेगा हमें? मध्यकालीन इतिहास। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है कि आपको किसने लूटा, आपको नहीं, आपके पूर्वजों को किसने लूटा और आपके देश को किसने लूटा, हमें मध्यकालीन इतिहास से जानकारी मिलेगी। आइए बात करते हैं हम आधुनिक इतिहास। ये क्या है? आधुनिक इतिहास, ये इसको हम भारत के आज़ादी के टाइम का इतिहास या उसके समथिंग का इतिहास अगर देखें हम, तो आधुनिक इतिहास में आता है किस प्रकार अंग्रेज भारत में शासन लागू कर रहे थे। 1757 की प्लासी युद्ध के बाद कैसे अंग्रेजों का दबदबा भारतीयों पर बढ़ा, शासन बढ़ा है, और 1857 की क्रांति हुई। और उस प्रकार 1947 में देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये सारी घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? आधुनिक इतिहास के अंतर्गत करेंगे। यानी कि भारत के नव निर्माण का इतिहास, भारत की आज़ादी का इतिहास आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमको पढ़ने को मिलेगा। और भारत की बर्बादी का इतिहास मध्यकालीन इतिहास में, और भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का इतिहास, भारत की गौरवशाली गाथा हमें प्राचीन इतिहास से मिलेगी। इसी के क्रम में हम ये जान सकते हैं कि विश्व इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आधुनिक विश्व का इतिहास, इसमें हम इसका जो काल है ये है 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 AD तक। यानी विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास 14वीं शताब्दी से लेकर 1950 ईस्वी तक का है। इस कालखंड में हम आधुनिक विश्व का इतिहास का अध्ययन करेंगे। और इसमें रेनेसा शामिल है, पुनर्जागरण, रिबर्थ, रिवाइवल, ये सभी है। कैसे चेतना विकसित हुई, बड़े बड़े क्रांतिकारी आए तो बाद में आए, लेकिन किस प्रकार बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हुए, गैलीलियो उत्पन्न हुए, न्यूटन आए, आइंस्टीन हुए, इन सबका गौरवशाली इतिहास हमें कहाँ मिलेगा? आधुनिक विश्व इतिहास के संदर्भ में पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमने लिखना कब शुरू किया?
कभी आपके दिमाग में आया कि आप लिखना, हम लोग लिखना शुरू कैसे किए? आप अपने घर में अपने माता पिता और अपने दादा दादी से पूछिएगा कि पहले आप कैसे लिखते थे, तो वो बताएंगे नरकट से लिखते थे, इंक पॉट आता था, उसमें स्याही रहता था, उससे भर कर लिखते थे। निब वाली स्याह पेन आया, उससे लिखते थे, और हम लोग फाउंटेन पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी पहले आखिर ये लिखने की प्रणाली शुरू कैसे हुई, क्या आपने कभी सोचा है? शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है, जितने भी बच्चे ये देख रहे होंगे वीडियो, आप ज़रा सोच कर बताइए और कमेंट करिए, क्या इसके पहले आप कभी जानते थे? मेरे बताने से पहले आपने कभी जानने का प्रयास किया कि लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किया? क्या आपने कभी सोचा है? सोचा है तब भी कमेंट करिए, नहीं सोचा है तब भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखने की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? तो सर्वप्रथम लिखने की शुरुआत भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सर्वप्रथम लिखने की जो शुरुआत हुई वो सुमेर सभ्यता से हुई। कहाँ से हुई? सुमेर सभ्यता के लोगों ने लिखने की शुरुआत किया। और ये सुमेर सभ्यता है कहाँ? तो आज का जो दक्षिणी इराक है, आज का जो दक्षिणी इराक है, वहीं पर पहले कभी सुमेर सभ्यता थी, बस्ती थी, और वहीं के लोगों ने ही लिखने की कला का आविष्कार किया। कब लिखना प्रारंभ हुआ? तो 3000 BCE में। 3000 BCE में मतलब 3000 ईसा पूर्व में। आज से 3000 नहीं, आज तो आपका 2025 चल रहा है। 2025 साल इधर छोड़ दीजिए, उसके और 3000 साल पहले, यानी कि मिला जुला कर कुल लगभग 5025 साल पहले सुमेर सभ्यता के लोगों ने लिखने की कला का आविष्कार किया, शुरुआत की। और जो लिखते थे उसकी लिपि कैसी थी? किलाक्षर लिपि थी। क्यों उसको किलाक्षर कहा गया? मिट्टी की गीली पट्टियों पर निशान कील की तरह नुकीला होने के कारण लिपि किलाक्षर माना गया। मिट्टी की गीली पट्टियों पर वो लोग उस पर लिखते थे, जिससे वो छेद हो जाता था, एक ओर वो धंस जाता था, जिस आधार पर वो कील की तरह नुकीला हो गया था, निशान बन गया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? किलाक्षर पड़ा। तो लिपि कैसी थी सुमेर सभ्यता के लोगों की? किलाक्षर लिपि था। और क्यों पड़ा आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इतिहास शुरू कहाँ से होता है? तो इतिहास वहीं से शुरू होता है जहाँ से शब्द शुरू होते हैं, ये आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं विश्व में इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लेखन की शुरुआत, राइटिंग की शुरुआत सुमेर सभ्यता के लोगों ने किया, 3000 ईसा पूर्व में किया। लेकिन विश्व इतिहास लेखन, हिस्ट्री लेखन की शुरुआत कब से हुई? तो ये किसने किया? तो यूनान से हुआ। कहाँ से हुआ? यूनान से हुआ, ग्रीक से हुआ। और किसने किया? हेरोडोट्स ने किया, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। और कब शुरू किया? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5th BCE में। 5th BCE में हेरोडोट्स द्वारा, जो कि यूनान के थे, उन्होंने विश्व इतिहास लेखन शुरू किया। यही कारण है कि हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। पहली बार हेरोडोट्स ने इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की। मानव सभ्यताओं के, मानव समाज के बारे में लिखित रूप में साक्ष्य जुटाने का काम किया। किसने? हेरोडोट्स ने। इसलिए इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। तो अपने दिमाग में रखिएगा, इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है। लोग सोचते हैं जनक जनक क्या होते हैं? जनक तो कोई, किसी का जनक कोई सजीव होता है, इतिहास तो एक विषय है, तो इसका जनक कौन? तो इसलिए कि जिस व्यक्ति ने जिस विषय पर, जिसके बारे में ज़्यादा प्रयास किया, ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया उसको आगे बढ़ाने में, उसका विकास करने में, उसी को उसका जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं हेरोडोट्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो द हिस्ट्रीज। ये क्या है? हेरोडोट्स की पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उसने ग्रीक और फारसी युद्धों का विशद वर्णन किया है। राजा लोग जो युद्ध करते थे उसके बारे में वर्णन किया गया है। और एक बात और जान लीजिए आप, हिस्ट्रीज इस ग्रंथ में उसने क्या वर्णन किया है? ये वर्णन किया है जो भारत, हमारे भारत देश के बारे में वर्णन किया है। ये पूर्वी एरिया में हुआ, ये सबसे बड़ा देश है। और ये जो है टैक्स देता था उधर, किधर? इराक या ग्रीस के जो लोग थे उनको ये कौन? भारतीय लोग टैक्स देते थे, ऐसा इसका मानना था। वहाँ उसने ऐसा लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इतिहास के जनक हेरोडोट्स
की तो बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, आपको पता ही होगा, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई एंटी होता है और कोई ना कोई एंटीटोड होता है। तो इतिहास जनक हेरोडोट्स है, इसके अलावा कुछ विद्वान जो है हेरोडोट्स को फादर ऑफ लाइज कहते हैं, यानी कि झूठों का पिता। झूठों का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हेरोडोट्स ने इतिहास लेखन शुरू किया, उन्होंने कुछ घटनाओं का वर्णन किया, बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया जो काल्पनिक थी, जो एकदम हकीकत से दूर थी, सुनी सुनाई बातों को उसने वर्णन किया, इसलिए विद्वानों ने उसको द फादर ऑफ लाइज यानी झूठों का पिता कहा है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो बात करते हैं, जो संस्कृति शब्द है, जो आपका संस्कृति शब्द है, ये 3 शब्दांशों से मिलकर बना है। 3 शब्दांशों में क्या क्या आता है? ये है, पहला सम उपसर्ग है, दूसरा क्रि धातु है और तीसरा कृत्रिम प्रत्यय है। सम उपसर्ग, क्रि धातु और कृत्रिम प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है आपका संस्कृति, जिसका अर्थ क्या होता है? वह कार्य जो भली भांति तथा विभूषित अथवा अलंकृत ढंग से किया गया हो, वही क्या है? संस्कृति है। ठीक, यानी कि संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक एवं आत्मिक प्रगति का सूचक है। संस्कृति क्या है? तो संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक और आत्मिक प्रगति का सूचक है। इसके अलावा यूनेस्को एक संस्था है जिसके अनुसार संस्कृति का आशय मानव की मानसिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और कलात्मक जीवन की समस्त उपलब्धियों की समग्रता से, मतलब यूनेस्को ने बताया है कि संस्कृति का आशय मानव की मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक जीवन की को मिलाकर के जो कुल तैयार होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं संस्कृति। तो संस्कृति के बारे में लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं शॉर्टकट में संस्कृति क्या है? तो किसी स्थान या देश विशेष के, किसी स्थान या देश विशेष के लोगों की जीवन शैली को संस्कृति कहा जाता है। कोई स्थान है, कोई देश है, तो कोई विशेष स्थान हो, कोई विशेष देश हो, वहाँ के लोगों के जीवन शैली, उनके लाइफ स्टाइल को ही हम कल्चर बोलते हैं। ये सबसे इजी लैंग्वेज है संस्कृति का। क्या? किसी देश या किसी विशेष देश, किसी विशेष स्थान के लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को हम कल्चर कहते हैं। अब बात करते हैं कल्चर में क्या क्या आता है। तो कल्चर के अंतर्गत धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, भाषा, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, आचार विचार आता है। याद रखिएगा, संस्कृति के अंतर्गत क्या आएगा? धर्म, दर्शन, विज्ञान, आचार विचार, व्यवहार, नैतिकता, ये सभी चीजें आती हैं। अब बात करते हैं सभ्यता क्या होती है। तो संस्कृति के मानकीकरण की अवस्था को हम सभ्यता कहते हैं। एक लाइन में है, संस्कृति के मानकीकरण की अवस्था को हम सभ्यता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई संस्कृति उन्नत अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसको बोलते हैं ये सभ्यता है। कोई मानव द्वारा जब उन्नत तकनीक तथा आर्थिक या भौतिक समृद्धि की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है तो उसे सभ्यता की अवस्था कहा जाता है। मतलब ये है, यदि कोई संस्कृति विकास की ऊंचे पावदान पर पहुंच गई हो तो उस संस्कृति को सभ्यता नाम दिया गया है। शॉर्टकट में ये समझ सकते हैं कि किसी विशेष स्थान या देश काल में एक दीर्घ समय तक रहने वाले लोगों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को मिलाकर सभ्यता तैयार होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और अमेरिका की माया सभ्यता। ये सभी सभ्यताएं हैं जो दीर्घ काल तक चली और जिसमें सबसे उन्नत जो सभ्यता थी, आपको पता ही होगा, अपने देश की गौरवशाली इतिहास है, वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात करते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। इसीलिए आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि यूनेस्को के अनुसार संस्कृति का डेफिनेशन भी मैंने आपको अभी बताया। अब बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर, HQ का फुल फॉर्म होता है हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। ये कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर फ्रैंक चलता है। फ्रैंक मुद्रा है फ्रांस की, वो फ्रैंक है और उसकी राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस में ही
यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।